हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पंत के बारे में देखा, सुमित्रानंदन पंत। आज इस क्लास के अंदर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देखेंगे। जो आधार स्तंभ है हमारे छायावाद के, तो पिछली जो दो क्लासों के अंदर हमने जयशंकर प्रसाद और जो सुमित्रानंदन पंत है उनके बारे में देखा। तो मैंने आपको कहा था कि जो जयशंकर प्रसाद है, हमारे सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और महादेवी वर्मा, ये जो चार आधार स्तंभ है, इसके जो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको अच्छे से आपको याद करना है। तो हमने देखा जो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, उस जयशंकर प्रसाद है, उस जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में बात करें पंत की, तो पंत का हमारा जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और आज हमारे सामने है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला है, उसका जन्म है वो 1899 ईस्वी में है और 1961 में इनकी मृत्यु है। तो ये तीन हो गए। महादेवी वर्मा है, उनका हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। रही बात जयशंकर प्रसाद की जो छायावादी जो रचनाएं थी और जो पंत की छायावादी रचनाएं थी, उनका भी मैंने आपको सूत्र बताया है। पिछली क्लास अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं। सूत्र क्या था? झरना गिरा तो आंसू बहे, लहरें चली तो कामायनी रची। और उसका मैंने आपको कोड बताया था 18782, 18782। दूसरी बात, जो पंत था, उस पंत के जो छायावादी जो रचनाएं थी उनका भी मैंने आपको सूत्र बताया था, उग्र वीणा से पल्लव गूंजे, उग्र वीणा से पल्लव गूंजे 20714, 20714। तो ये दो सूत्र मैंने आपको बताए थे छायावादी रचनाओं की। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके भी रचनाओं के सूत्र बने हुए वो देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे। रही बात वीडियो की, तो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू देखते रहे। अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देखते हैं। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसको महेश कहा जाता है। जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है और हमारे सुमित्रानंदन पंत है उसको विष्णु कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है। तो ये तीन हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जन्म की बात करें तो 1899 ईस्वी में इसको महिषादल बंगाल में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें, अनामिका है 1923 ईस्वी, परिमल है 1930 ईस्वी, गीतिका है 1936 ईस्वी, तुलसीदास है 1938 ईस्वी, अणिमा है 1943 ईस्वी, कुकुर मुक्ता है 1948 ईस्वी। बहुत ही शानदार रचना है कुकुर मुक्ता। नए पत्ते 1946 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, वो भी शानदार है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, जो इनकी पुत्री थी सरोज, उसकी याद में लिखा गया है। चतुरी चमार और राग विराग। अब देखिए इनमें से जो छायावादी रचनाएं उनका मैंने सूत्र बनाया है। अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए 23,762। जिस प्रकार हमने जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत उनके सूत्र बनाए थे, उसी प्रकार इनके सूत्र बनाए। अनाम परी के गीत तुलसीदास ने गाए। तो अनाम का मतलब हो गया अनामिका, परी का मतलब हो गया परिमल, गीत का मतलब गीतिका और तुलसी का मतलब तुलसीदास। तो ये चार रचनाएं होगी। 23,762 का मतलब हो गया 1923। 1923 में हमारी अनामिका हो जाएगी। परिमल है उसके अंदर 7 ऐड करेंगे तो 1930 के अंदर हमारा परिमल हो गई। गीतिका है उसके अंदर हम 6 ऐड करेंगे तो 1936 के अंदर हमारी गीतिका हो गई। और तुलसीदास है उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो 1938 के हमारा
तुलसीदास हो गए। तो ये रचनाएं हैं 1923, 1930, 1936 और 1938। आगे देखिए, सर्वप्रथम कविता जुई की कली 1916 ईस्वी, महत्वपूर्ण कविता है। यानी सबसे पहले इनकी जो कविता है वो किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो वह है जूही की कली जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तुलसीदास इनका प्रबंधात्मक काव्य है, प्रबंधात्मक बड़ा काव्य है, प्रबंध काव्य है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। हिंदी साहित्य के अंदर हमारे सबसे बड़ा जो शोक गीत है वो कौन है, सरोज स्मृति है, जो निराला ने अपनी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, उन मृत्यु होने पर उनकी याद में लिखी थी सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा लघु प्रबंध काव्य है। इस रचना पर कृत्तिवास रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो राम की शक्ति पूजा है, उस राम की शक्ति पूजा वो क्या है, एक लघु प्रबंध काव्य, यानी प्रबंध काव्य तो है पर छोटा है, बड़ा नहीं है। इस रचना पर जो कृत्तिवास रामायण है, उस कृत्तिवास रामायण का प्रभाव है वो हमारे को देखने को मिलता है। राम की शक्ति पूजा यानी जो राम है वो शक्ति यानी जो देवी है दुर्गा है उसकी पूजा करते हैं। नए पत्ते 7 व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह। नए पत्ते के अंदर क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि नए पत्ते जो हमारी निराला की रचना है उसके अंदर क्या वर्णन देखने को मिलता है, तो उसके अंदर 7 व्यंग्य प्रधान जो कविताएं हैं उन कविताओं का एक जगह संग्रह किया गया है। अब जो अन्य तथ्य है वो अगले पैराग्राफ में है। हिंदी जगत में निराला को महाप्राण भी कहा जाता है, ये मोस्ट है। महाप्राण किसका उपनाम है, निराला का है। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर ये नाम प्रदान किया गया। यानी ये नाम सर्वप्रथम कैसे मिला इनको, यानी गंगा प्रसाद पांडे उन्होंने महाप्राण निराला नाम से एक आलोचना लिखी थी, तो वहां पर उसका नाम है महाप्राण निराला, यानी निराला के आगे महाप्राण लगाया किसने, गंगा प्रसाद पांडे ने। तो शुरुआत में नाम है वो गंगा प्रसाद पांडे ने इनको दिया है। इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। यानी मुक्त छंद कौन सा है, जैसे हम छंद आगे पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के अंदर, तो छंदों में क्या है, अलग अलग दोहा, सोरठा है, रोला, उलाला, छप्पे, चौपाई, चौपाई, बहुत सारे छंद है। उन छंदों में क्या है, एक व्यवस्था बनी हुई है, यानी एक क्रम होता है कि इतनी मात्राएं इधर आएगी, इतनी मात्राएं इधर आएगी, और उन कर्मों का पालन करना, यति, गति, लय, ताल, वो सारे का पालन करते हुए रचना करनी होती है। उसके बाद में निराला ने इस आधुनिक काल के अंदर एक नई शुरुआत की, एक मुक्त छंद का जो प्रवर्तन किया। मुक्त छंद का मतलब हो गया कि जैसे पहले जो लाइन आई, इस लाइन के अंदर जैसे मान लिया 15 मात्राएं आ गई, तो दूसरी लाइन है उसके अंदर 20 मात्रा भी हो सकती है, तीसरी लाइन के अंदर 5 भी हो सकती है, चौथी जो लाइन आई उसके अंदर 25 हो सकती है। कहने का मतलब अभी वर्तमान में जो कविताएं, उन कविताओं में यही होता है। दूसरी बात, लय, ताल, तुक का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो मुक्त छंद है, कहने का मतलब मुक्त है, अपने हिसाब से रचना कार्य कर सकते हो। तो उस मुक्त छंद का जो प्रवर्तन है वो किसने किया था, निराला ने किया था। मुक्तक छंद को केचुआ या रबड़ छंद भी कहा जाता है। केचुआ या रबड़ छंद कहने का कारण यह है कि रबड़ को जिस प्रकार तोड़ा मरोड़ा जा सकता है किसी भी डिजाइन में, उसी प्रकार ये छंद है, तो इसलिए इसको केचुआ छंद या रबड़ छंद भी कहा जाता है। निराला को छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद आंदोलन का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, क्योंकि निराला है उसने मुक्तक छंद की जो ये नई जो खोज की मुक्त छंद की, तो आगे छायावाद के बाद में प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, उसके अंदर है वो छंद है वो काम में लेने लगी। तो छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आंदोलन का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ये छायावाद के रुद्र महेश माने जाते हैं, जो हमने ऊपर देख लिया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज एवं औदात्य का कवि कहा है। जोश, ओज का मतलब होता है जोश, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसको ओज एवं औदात्य का कवि कहा है। ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। कौन, निराला। इन्होंने मतवाला समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन किया। ये मोस्ट है यहाँ पर, यानी निराला ने किन पत्रों का संपादन किया था, तो एक तो मतवाला है और दूसरा समन्वय, 2 पत्रों का संपादन किया निराला ने। मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, यानी जो मतवाला पत्र है उसका जो मेन पृष्ठ है उस पे क्या लिखा हुआ रहता था, अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भला
भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये लाइन लिखी हुई रहती थी। तो अगर आपको अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। अगर ये पूरी लाइन देकर पूछे ये कहां से ली गई है, तो ये मतवाला पत्र की है। मतवाला पत्र के ऊपर लिखा हुआ रहता था। बाकी जब ये इतना ही दे एक ही लाइन, तो आपके थोड़े समझने में दिक्कत, तो अच्छे से इसको याद करना है। यानी जो मतवाला पत्र है उसकी जो मेन लाइन है ऊपर, ये मुख्य पृष्ठ पर ये बात लिखी हुई रहती थी। अब इसके बाद में महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा है उसको हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे। उसके बाद में जो छायावाद के जो मेन आधार स्तंभ है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और भी जो कवि है जो छायावाद से संबंधित है उनको भी हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।